नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के बीच दोबारा फायरिंग शुरू हो चुकी है। बारामूला के क्रेरी में दोबारा फायरिंग शुरू हुई है। झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। आपको बता दें, कुछ देर कबल मिलिटेंटों के हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। फायरिंग के बाद फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले रखा था। अहम खबर आपको बता रहे हैं, बारामूला के क्रेरी में दोबारा फायरिंग शुरू हो चुकी है। मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के बीच दोबारा फायरिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इस हमले में, मिलिटेंटों के हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। फायरिंग के बाद फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले रखा था और दोबारा से अब फायरिंग क्रेरी में शुरू हो चुकी है। अहम अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, इस झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजाद, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? मुनज़्ज़ा, जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि एक अटैक हुआ था क्रेरी के मुकाम पे, बारामूला से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है क्रेरी, और एक नाका पार्टी पर अटैक हुआ था, जिस अटैक में 2 CRPF एहलकार और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का SPO मारे गए थे। और उस अटैक के बाद पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया था और मिलिटेंट की तरह शुरू कर दी गई थी। और अभी ये इतलात मिल रही है, ये बताया जा रहा है कि तीनों मिलिटेंट इस हमले में जो शामिल थे उनको मार दिया गया है। ये एक बागात का इलाका है और इसमें रिहायशी इलाका है, उसके पीछे बागात हैं, और इस पूरे इलाके को जब घेरे में ले लिया गया था तो अभी जो है इतलात मिली है कि तीनों मिलिटेंट जो इसमें इन्वॉल्व थे वो उनको मार दिया गया है। जी मुनज़्ज़ा। तो सजाद, क्या सिर्फ 3 ही मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे जिनको मार गिराया गया है? फायरिंग अब रुक चुकी है? जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया कि 3 ही मिलिटेंट थे जो इस अटैक में मौजूद थे, लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। उनका कहना था कि 3 मिलिटेंट इस हमले में शामिल थे और इस हमले के बाद पूरे इलाके को घेरे में लेके तलाश शुरू कर दी गई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तीनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। जी मुनज़्ज़ा। इस वक्त क्रेरी में सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे सूरत हाल है? जैसे मैं आपको बता दूं कि पूरा इलाका घेराव में था। फौज, पुलिस और CRPF इस पूरे इलाके को घेरे में लिए हुए थी और अभी जो है इनकाउंटर खत्म हो गया है। 3 मिलिटेंट के मारे जाने से इनकाउंटर खत्म हो गया और सिक्योरिटी फोर्सेस अब आस्ता आस्ता इस इलाके से निकल रही हैं। जी मुनज़्ज़ा। मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज क्या अभी वहां चालू है या फिर सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से बंद कर दिए गए हैं? मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बिल्कुल चालू हैं, सुबह से बंद नहीं कर दी गई थी और अभी भी चल रही हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। जी मुनज़्ज़ा। सजाद, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज कर चुकी है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 941 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि इसी अरसे में 57,982 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 26,47,664 हो गई है। उनमें 6,76,900 एक्टिव मामले हैं, जबकि 19,19,843 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर कोरोना की जांच में भी हर गुजरते दिन के साथ तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 7,31,697 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और इस तरह अब तक 3,41,00,000 से जायद कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। तेलंगाना में कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 92,255 हो गई है और रियासत में आलमी वबा से मरने वालों की तादाद 703 हो गई है। तेलंगाना के महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 894 ताज़ा मामले सामने आए हैं और 10 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक 70,132 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं।
21,420 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, जबकि 14,404 अफराद अपने घरों में ही रहकर इलाज करवा रहे हैं। GHMC में कोरोना के ताज़ा मामले 147, रंगारेड्डी में 85, करीम नगर में 69 मामले सामने आए हैं। एनसीपी सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर तैनात 2 सिक्योरिटी एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रैपिड टेस्ट में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके राब्ते में आने वाले दीगर सिक्योरिटी एहलकारों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है, लेकिन उन रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बताया जाता है कि दोनों सिक्योरिटी एहलकार कराड दौरे पर गए हुए थे, जहां उनके कोरोना की जद में आने की बात कही जा रही है। उड़ीसा में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,244 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 62,294 हो गई है। उनमें 19,612 एक्टिव मामले हैं। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक 1,550 अफराद कोरोना को मात देकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अब तक 42,276 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में तफ्तीशी एजेंसियों की जांच जारी है। इस बीच सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी ने उसके चैट सामने आए हैं। ये चैट सुशांत की पुरस्कार मौत से 12 दिन पहले की है। इस चैट में सुशांत पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और कुशल को ये बता रहे हैं कि कैसे वो रूहानी और दीगर तरीके से खुद पर काम कर रहे हैं। इस चैट के अल्फाज से कहीं ऐसा तासुर नहीं मिलता कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे और जहनी तौर पर कमजोर हुए थे, बल्कि सुशांत की सोच मजबूत मालूम होती है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बरसर-ए-इक़्तिदार YSRCP पर अपोजिशन लीडरों, समाजी कारकुनान, वुकला और सहाफ़ियों के फ़ोन कॉल टैप करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। चंद्रबाबू नायडू ने इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है और उनकी तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराने की कोशिश की है। ख़त में चंद्रबाबू नायडू ने जगन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया, जब से जगन हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से तयशुदा एजेंडे के तहत जमहूरी इदारों पर हमले हो रहे हैं, कानून की पासदारी नहीं की जा रही है, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नुमाइंदा शख्सियात के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। ख्याल है कि YSRCP के बागी MP राघु रामकृष्ण राजू ने गुज़िश्ता दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि उनके फ़ोन कॉल्स गैर कानूनी तरीके से टैप किए जा रहे हैं, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म को खत लिखा। नाज़रीन, मगरबी बंगाल से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। मगरबी बंगाल बीरभूम की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ हुई है। यूनिवर्सिटी मैदान की चहार दीवारी और कैंप को नुकसान पहुंचाया गया है। यूनिवर्सिटी में कशीदगी पेश आई है। आपको बता दें, मगरबी बंगाल से ये बड़ी खबर है। मगरबी बंगाल बीरभूम की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की गई है। यूनिवर्सिटी मैदान की चहार दीवारी और कैंप को नुकसान पहुंचाया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। फिलहाल जो अपडेट मिल पा रहे हैं वो आपको बता दें कि मगरबी बंगाल की यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ हुई है। यूनिवर्सिटी मैदान की चहार दीवारी और कैंप को नुकसान पहुंचाया गया है। तो नाजरीन, आपको अहम खबर बता रहे हैं। मगरबी बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की गई है। यूनिवर्सिटी मैदान की चहार दीवारी और कैंप को नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी की है, जहां पर तोड़फोड़ हुई है। मगरबी बंगाल बीरभूम की ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। वहीं से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी मैदान की चहार दीवारी और कैंप को
नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की है जहां पर तोड़फोड़ हुई है, यूनिवर्सिटी में कशीदगी हुई है। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, ये पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए मुनव्वर, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का अगर नाम आता है तो इसकी तारीखी हैसियत काफी अहम है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इस यूनिवर्सिटी को तामीर कराया था और ये दुनिया में जो है वो हम कह सकते हैं कि ये काफी मशहूर यूनिवर्सिटी है, अहम मानी जाती है और यहाँ जो पढ़ाई लिखाई जो होती है उसका अंदाज बिल्कुल अलग है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की अपनी एक तारीखी हैसियत है। यहाँ जिस तरह से तशद्दुद हुआ है, एक बड़ा इलाका है बीरभूम के बोलपुर का, ये शांति निकेतन का ये एक बड़ा इलाका है जहाँ जिसमें ये यूनिवर्सिटी कायम है। और कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के कम से कम 100 बीघा ऐसी जमीनें हैं जो बिल्कुल बेकार पड़ी थी। तो यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे काम हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे जिसको लेकर कई दिनों से तनाजा चल रहा था मकामी लोगों के साथ। और एक दीवार बनाई जा रही थी, कल एक दीवार ढलाई की गई थी जो कहा यह जा रहा है कि वहाँ एक पोष मेला लगता है जो मेला ग्राउंड है, तो उसके करीब ये दीवार उठाई जा रही थी। तो मकामी लोगों ने एहतजाज किया है और ये जबरदस्त एहतजाज हुआ है और इतना गंभीर ही एहतजाज था कि आप देख सकती हैं कि किस तरह से पुलिस को आंसू जो है वो आंसू गैस के गोले जो है वो दागने पड़े हैं हालात को काबू में करने के लिए। और जिस तरह से वहाँ तशद्दुद फूट पड़ा, लोग जो है वो सड़क पर उतर आए हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दाखिल होकर उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है। रियासती गवर्नर ने इस पूरे मामले पर जो है वो ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि वो वजीर आला ममता बनर्जी से इस मामले को लेकर रास्ते में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, वो और दीगर लोगों के साथ भी रास्ते हैं। उनका ये कहना है कि उनके फोन कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीएम के साथ उन्होंने रास्ते की कोशिश की है लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि ये तारीखी यूनिवर्सिटी है और कई तारीखी कह सकते हैं कि वहाँ जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे उनको नुकसान पहुंचा है, एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। अभी मीटिंग हो रही है, गवर्नमेंट के आला अहदेदारों की मीटिंग हो रही है और एक वक्त जो है वो शांति निकेतन भेजा जाएगा। इस मामले पर गौर फिक्र चल रही है। अभी तक वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस मामले में अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन वहाँ जो हालात हैं भारतीय यूनिवर्सिटी में मकामी लोगों के साथ, और ये इल्जाम आ रहा है कि वहाँ बरसर इक़्तिदार जमात के लोग भी मकामी लोगों के साथ शामिल थे। कौन लोग थे, कैसे लोग थे और उनकी किस तरह की पार्टी में क्या हैसियत है, उसको लेकर बाद में चर्चा होगी। और अभी जो है कोलकाता में इसको लेकर एक मीटिंग हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि शायद एक वक्त भेजा जाए और वज़ीर आला ममता बनर्जी इस मामले पर सामने आए हैं। बहरहाल गवर्नर जो है वज़ीर आला ममता बनर्जी से कहा है कि वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ होगा वो शाम तक सामने आएगा, लेकिन ये एक तारीखी यूनिवर्सिटी है और इस तशद्दुद की वजह से यूनिवर्सिटी को काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल शबाना, लोकल लोगों की वजह से जो है यूनिवर्सिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लोग काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। फेसबुक पर नफरत फैलाने और तशद्दुद के लिए उकसाने वाले मवाद के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान इल्ज़ाम और रद्द-ए-इल्ज़ाम का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के निशाने पर फेसबुक भी है। इन हंगामों के बीच फेसबुक ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत की है। फेसबुक का कहना है कि नफरत फैलाने वाली तकारीर और तशद्दुद के लिए उकसाने वाले मवाद ममनू है। फेसबुक के तर्जुमान ने कहा कि आलमी सतह पर इस पॉलिसी पर कंपनी अमल करती है। इस सिलसिले में किसी सियासी मौक़िफ़ या पार्टी से वाबस्तगी को खातिर नहीं लाया जाता है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों एक अमरीकी रोजनामे में शाया मजमून का हवाला देते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू ज़बान को उसका मकाम न दिए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश में एहतजाज का सिलसिला जारी है। डॉक्टर APJ कलाम एजुकेशन सेंटर के बाद मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने मामले को लेकर अपने एहतजाज का ऐलान कर दिया। डॉक्टर APJ कलाम सेंटर के जिम्मेदारान ने उर्दू को लेकर जहां हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया, वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर रियासती सतह पर वेबिनार का इनेकाद करने का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जरिए कल नई तालीमी पॉलिसी पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दानिश्वरों की मीटिंग तलब की।
हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, बावजूद इसके कि उर्दू ज़बान का जो मकाम है इस मुल्क में, नई एजुकेशन पॉलिसी में क्यों आखिर उर्दू को शामिल नहीं किया गया है? पूरी एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव किया जाता है, नए तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लाने की जो है पूरी कोशिशें की जाती है, पर उर्दू ज़बान को शामिल नहीं किया जाता। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़र जो सवाल है वही सवाल इन लोगों का भी है कि जब उर्दू यहाँ पर पैदा हुई तो उर्दू को अगर यहाँ पर हक नहीं मिलेगा तो फिर हम उर्दू के हक की बात कहाँ पर करें? जब ये सब आप लोगों ने जो है मेमोरेंडम दिया तो फिर सड़क पर आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सड़क पर आने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मेमोरेंडम का कोई एक्शन नज़र नहीं आया, और आज हम यहाँ लोकल भी अपने जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनसे भी मिलकर उनको भी मेमोरेंडम देंगे। और मुझे लगता है कि इतनी आसानी से ये हमारा मकसद पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए हमको मैदान में उतरकर ज़मीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी कहीं जाके हम कामयाब हो पाएंगे। ज़मीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी, आप लोग क्या लगता है, क्या उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान? बिल्कुल नहीं साहब, ये जो ज़बान है, उर्दू ज़बान है, ये हिंदुस्तान की ही ज़बान है, हिंदुस्तान की संस्कृत से निकली हुई ये ज़बान है। और अगर उर्दू हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि अगर आपकी मादरी ज़बान में जो आपकी तालीम होती है उससे बढ़कर किसी दूसरी ज़बान में नहीं हो सकती। और आपने कहा कि उर्दू ज़बान जो है मादरी ज़बान की बात कर रहे हैं, तो सवाल है कि ये तमाम चीज़ें तो आप लोग उर्दू में भी कर सकते हैं, तो आपने हिंदी का सहारा क्यों नहीं? देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ हुकूमत से कि एक तरफ हम तालीम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और ये हर इंसान जानता है कि हमारी मादरी ज़बान के अंदर अगर हम तालीम हासिल करते हैं तो हमारे लिए सहल होता है, आसान होता है। तो अगर आप उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी मंसूबों के अंदर उर्दू को नहीं रखते हैं, उर्दू को ख़त्म करते हैं, तो हम तालीम हासिल करने कहाँ जाएंगे? और हम तो उस ज़बान का तकाजा कर रहे हैं जो यहाँ पैदा हुई है, यहाँ पढ़ी है, यहाँ बड़ी है। हम किसी बाहर की ज़बान की बात नहीं कर रहे। तो अगर उसको आप अपनी पॉलिसी के अंदर नहीं रखेंगे तो हम जैसे लोग जो जिनकी ज़बान उर्दू है, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, वो कहाँ जाएंगे तालीम हासिल करने? हम इसी हिंदुस्तान में तालीम हासिल करना है। ये हुकूमत का रवैया आपको कैसा लग रहा है? ये हुकूमत का रवैया हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और इसके लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उर्दू को जो हक मिलना चाहिए था नई एजुकेशन पॉलिसी में उनको नहीं मिल रहा है, और ये इनका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक उर्दू को उसका हक नहीं मिल जाता। बिल्कुल मेहताब, और जहां पर नई एजुकेशन पॉलिसी में रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने का जो स्टेप लिया गया है, वहीं उर्दू ज़बान को शामिल नहीं करना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त से ही उर्दू ज़बान के साथ डबल स्टैंडर्ड्स एक तरह से देखते आ रहे हैं, और वहीं पर अब इस तरह से उर्दू ज़बान को ही शामिल न करना, जबकि रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की साफ बात हो रही है, पूरी कोशिशें हो रही है। ये जहाँ पर इतने सारे लोग जो है जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, जो पढ़ते उर्दू ज़बान में है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, उनको यहाँ पर हुकूमत का तासुब नजर आ रहा है। यही वजह है कि ये लोग तमाम जो है इस बात को लेकर जो है हुकूमत से नाराज है, और ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है किसी भी तरह से उर्दू को उसका हक दे। जी, अब आगे कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि हम आज उनसे वक्त लेंगे, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, और उनसे मुलाकात करके अपनी बात को रखेंगे, और अगर हमारी सुनवाई होती तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो फिर हम एहतजाज करेंगे, और उसको जब तक करते रहेंगे जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उर्दू को बंद कर दिया गया और उर्दू से उनको इतना ही परहेज है, तो क्या हिंदुस्तान में जितने भी उर्दू के इदारे हैं या अकेडमीज हैं, क्या उनको सरकार बंद कर देगी? जी, आपका क्या मतलब है? मेरा मुतालबा ये है कि उर्दू ज़बान जो है गंगा जमुना तहजीब की एक अखलाकी ज़बान है, जिसके तहत हम सब दुनिया वासी, हिंदुस्तान वासी सब एक होते हैं। ये एक एकता का संकेत देती है, सबको समीकरण देती है। तो इसे तो हमारे मिलने जुलने की एक ज़ुबान है, जिसको हम अपनी इस तहजीब से अलग क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, ये हम सरकार से जानेंगे और उस पर हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपने देखा कि तमाम लोग जो है चाहते हैं कि उर्दू को उसका हक दिया जाए, और ये तब तक लड़ना चाहते हैं जब तक कि उसको उर्दू को उसका हक नहीं मिल जाता। बिल्कुल मेहताब, आपका बेहद शुक्रिया, और आपके साथ जुड़े हुए मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आज़मी का कहना है कि नई तालीमी पॉलिसी से उर्दू को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने तालीमी निसाब में उर्दू को शामिल करने का मुतालबा किया है। कोई भी ज़बान, कोई भी लैंग्वेज किसी ज़ात, किसी धर्म की नहीं होती है। इसी मुल्क में गांधी जी का जब कत्ल हुआ था तो गांधी जी का पूरा FIR, पूरा केस उर्दू में दर्ज हुआ था। और अगर आप थोड़े दिन पहले जाएंगे, पुराने दिनों में, आप जाके देखें कोर्ट के अंदर जितने दस्तावेज़ात मिलेंगे आपको,
ज़मीन के कागजात मिलेंगे आपको, पुलिस स्टेशन में जो एफ सब उर्दू में था। लेकिन 47 में जब ये मुल्क दो हिस्सों में बटा तो जो हालात इस मुल्क के मुसलमानों की है वही हालात इस मुल्क में उर्दू की बना दी गई। उर्दू को बोलते सब हैं लेकिन अपनाने को कोई तैयार नहीं है। दरियाई गोदावरी में पानी तेजी से जमा हो रहा है। एपी के हुकाम ने प्रकाशम बैराज के तमाम 70 दरवाजे खोल दिए हैं। प्रकाशम बैराज में 1,45,000 क्यूसिक पानी जमा हुआ है, जबकि 1,30,000 क्यूसिक पानी का इखराज किया जा रहा है। हुकाम की ताज़ा सूरत हाल पर नजर बनी हुई है। नशीबी इलाकों से अवाम को हटाया जा रहा है। बैराज में पानी खतरे के निशान को पहुंच गया है। एपी के अजला मुश्तकी गोदावरी और मगरबी गोदावरी में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दरियाई गोदावरी में तेजी से बारिश का पानी जमा हो रहा है। वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अजला कलेक्टर्स के साथ ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया, अवाम की जानों को बचाने की हिदायत दी और SDRF टीमों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मुतासरीन को पीने का पानी और ग़िज़ा फराहम करने की हिदायत दी गई। इमदाद और राहतकारी के कामों का जायजा लिया। फसलों की तबाही, सड़कों के नुकसान पर भी तबादले ख्याल किया। दरियाई गोदावरी में 34 सालों बाद एक बार फिर तुग़यानी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। जिला मगरबी गोदावरी में सैलाब से मुतासरा 55 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। नशीबी इलाकों में अवाम को हटाया जा रहा है। 30 देहात का सड़क राब्ता मुनक़ते हो गया है। पोलाराम के 19 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। देहातों की आमदोरफ्त रुक गई है। बिजली की फराहमी मुनक़ते हो गई है। बहुत से गाँव को खाली करा लिया गया है। मुतासरीन को रिलीफ मराकज़ मुंतकिल किया गया है। आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई है। आंध्र प्रदेश के वजीर ए नानी और रुकन असम्बली बालराजू ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पोलावरम में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया, हुकाम से तबादले ख्याल किया और मुतासरीन की जल्द से जल्द मदद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर पुलिस समेत दीगर महकमों के हुकाम मौजूद थे। दिल्ली फसादात को 5 महीने गुजर चुके हैं। फसादात में जिन लोगों ने अपनों को खोया या उनकी जायदाद तबाह हुई, उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है वो नाकाफी है या वादे के मुताबिक मिलने वाली रकम नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार ने जो मुआवजा देने का वादा किया था वो अभी तक वफा नहीं किया गया है। ऐसे में दिल्ली फसाद मुतासरीन को मुआवजे का इंतजार है ताकि फिर से वो अपने कारोबार को शुरू कर सके और अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सके।